जय माता दी। मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हम अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है, जिसमें सुपर 12 के मुकाबले हो चुके हैं। और मित्रों, माता भगवती की कृपा से सुपर 12 में हमने जो भी भविष्यवाणी की वो अक्षरशः सत्य हुई। तो आप लोगों के विशेष आग्रह पर एक बार हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं और ये नॉकआउट सेमीफाइनल मुकाबले का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। सेमीफाइनल का जो पहला मुकाबला हो रहा है 9 नवंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मित्रों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिससे हम गणित के द्वारा भविष्य जानने का प्रयास करते हैं, परंतु इसके लिए हमें कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है, जैसे जातक की जन्म पत्री, उसका जन्म टाइम, ये सब उसका जन्म स्थान होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जब विधिवत ये आंकड़े ना हो तो गोचर के द्वारा भी हम भविष्य को समझ सकते हैं। तो मित्रों, आपके सामने ये गोचर कुंडलियां हमने बना रखी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। मित्रों, इसमें ये पहली कुंडली पाकिस्तान की है और ये दूसरी कुंडली जो है ये न्यूजीलैंड की है। मित्रों, पाकिस्तान के कुंडली में लग्न कन्या आ रही है और न्यूजीलैंड की कुंडली में वृश्चिक आ रही है, क्योंकि ये राशि कुंडली हैं दोनों और नाम के हिसाब से दोनों देशों की राशियां निकाली और ये हमने गोचर ग्रहों की स्थिति बना करके जन्मपत्रियां वो कुंडली तैयार की। अब इन्हीं दोनों कुंडलियों के हिसाब से हम ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं कि जो सेमीफाइनल 9 तारीख को होने जा रहा है उसमें किस देश का पलड़ा भारी है और किसकी जीत की संभावना बन रही है। मित्रों, वैसे तो क्रिकेट में हार जीत बताना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बार हम फिर प्रयास करते हैं और देखते हैं कि परिणाम क्या आ रहा है। तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहें और एक बार हमारा अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। तो मित्रों, आइए हम मूल विषय पर आते हैं। आपके सामने ये पहली कुंडली पाकिस्तान की है और ये दूसरी कुंडली न्यूजीलैंड की दिखाई दे रही है। मित्रों, इस कुंडली में, पाकिस्तान की कुंडली में लग्नेश बुध है और इस कुंडली में, न्यूजीलैंड की कुंडली में लग्न का स्वामी जो है वो मंगल है। अब देखना है कि किसी लग्न का स्वामी अगर सही स्थिति में है तो वो उसकी ताकत को दर्शाता है। इसका मतलब है कि वो जातक ताकतवर है। यहां पर हम देखते हैं कि भारत की कुंडली का लग्नेश बुध अपनी मित्र राशि तुला पर द्वितीय भाव में बैठा है। द्वितीय भाव ज्योतिष में वैसे तो मारक भी होता है, लेकिन ये धन भाव है और इससे कुटुंब का भी हम विचार करते हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की स्थिति जो है वो लग्नेश की दृष्टि से न्यूजीलैंड की तुलना में मजबूत आ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड का लग्नेश जो है वो आप देख रहे हैं अष्टम भाव में है। ज्योतिष में अष्टम भाव जो है वो
कमजोर हो रहा है, होता है। और अगर कोई लग्न षष्ठम भाव में पहुंच जाता है तो वो उस लग्न कुंडली को कमजोर करता है। यहां पर न्यूजीलैंड की लग्न का स्वामी मंगल अष्टम भाव में आ गया है, इसलिए पहला पॉइंट ये बनता है कि लग्न की दृष्टि से यानी राशि की नजर से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान मजबूत पड़ रहा है और न्यूजीलैंड की स्थिति जो है वो कमजोर आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नंबर 2 पे हम लग्नेशों की स्थिति तो देख ही चुके हैं और नंबर 2 पे हम देखते हैं कि लग्न यहां पर जो पाकिस्तान का लग्नेश है वो बुध अस्त है और जिम्बाब्वे का लग्नेश जो मंगल है वो बकरी है। तो यहां पर अस्त होने की वजह से थोड़ा कहीं पर कमजोरी भी दिखाई दे रही है, लेकिन अष्टम भाव में न्यूजीलैंड का लग्नेश होने की तुलना में यह फिर भी ताकतवर है। इसलिए हम पाकिस्तान को पॉइंट देते हैं कि इस मुकाबले में पाकिस्तान का पल्ला थोड़ा सा यहां पर हमें 21 नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य की क्या स्थिति है। नवग्रहों में सूर्य सभी ग्रहों का राजा होता है, कुंडली में ये 10वें भाव का स्वामी होता है और पिता का कारक होता है। तो मित्रों, अगर किसी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो हम उसे एक मजबूत कुंडली मानेंगे। और यहां पर इसको लेकर के आप जरा ध्यान दें कि सूर्य की क्या स्थिति है। तो मित्रों, भारत की कुंडली में सूर्य जो है वो 12 भाव का स्वामी है और धन स्थान में बैठा है। इधर भारत नहीं, क्षमा करना मित्रों, क्यों भारतीय होने के नाते बार बार भारत शब्द निकल रहा है और पीछे हम भारत के बारे में बना भी चुके हैं। तो ये कुंडली आप पाकिस्तान की है। तो यहां पर मित्रों हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली में सूर्य 12 भाव का होकर और द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड की कुंडली में सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर और 12 भाव में है। तो यहां पर 10वें भाव का 12 भाव में होना यह भी स्थिति को कमजोर दर्शा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में सूर्य द्वादशेश होकर के और कुटुंब भाव में है, तो स्थिति ये भी अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि 12 भाव खर्च का होता है और जिस घर में बैठता है उस घर की हानि करता है। तो यहां पर 10वें भाव का स्वामी जो है वो 12 में है, तो 10वें भाव कर्म का होता है और वो उसके कर्म में हानि पैदा करेगा, अर्थात सही ढंग से वो अपना खेल नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पर सूर्य को लेकर अगर हम देखते हैं तो हमें दोनों ही कुंडलियां जो हैं वो लगभग बराबर दिख रही हैं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला होगा और बहुत ही रोमांचक मैच आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चंद्रमा। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक होता है और कार्य करने के लिए मन का स्थिर होना आवश्यक है। अगर हमारा मन ही स्थिर नहीं होगा तो कोई भी कार्य हम समुचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन कुंडलियों में चंद्रमा की क्या स्थिति है। मित्रों, जिस दिन ये सेमीफाइनल खेला जाएगा उस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष पर होगा और उच्च राशि पर होने से वो पूरी तरीके से ताकतवर होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि चंद्रमा किस कुंडली में कहां पर है। मित्रों, पाकिस्तान की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी होकर और भाग्य स्थान में बैठा हुआ है।
लाभ भाव का स्वामी होकर भाग्यस्थान में बैठा है और ये पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव को चंद्रमा पूर्ण रूप से देख रहा है। तो पाकिस्तान की टीम अपना जुझारू प्रदर्शन करेगी और बहुत ही अच्छा मैच खेलेगी। अब यहां पर इस कुंडली पर आते हैं। न्यूजीलैंड की कुंडली में चंद्रमा भाग्यस्थान का स्वामी है और सप्तम भाव में बैठा है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो ये चंद्रमा लग्न को तो ताकत पहुंचा रहा है। सप्तम भाव का चंद्रमा भी ज्योतिष में कमजोर नहीं होता है, लेकिन नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो पराक्रम भाव को देखता है तो कार्य करने की क्षमता दोनों में अंतर पैदा कर रहा है। यहां पर यह टीम कई निर्णय गलत ले सकती है और उन गलत निर्णय लेने की वजह से उसका पाकिस्तान को लाभ मिलेगा। और यहां पर भी पाकिस्तान की स्थिति जो है वो न्यूजीलैंड की तुलना में हमें 21 नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रह जो है वो कुंडली में दशमेश है। यहां दसम भाव का स्वामी बुध है जो अपनी मित्र राशि तुला में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। और न्यूजीलैंड की कुंडली में दसम भाव का स्वामी सूर्य हम पहले ही बता चुके हैं कि द्वादश में है। तो दशमेश की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की तुलना में 21 आ रहा है और यहां पर पाकिस्तान की स्थिति ज्योतिष के हिसाब से मजबूत नजर आ रही है। अब ये ग्रहों का गोचर फलादेश से आगे और बढ़ते हैं। तो चलो बृहस्पति पर भी नजर डालते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो है भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। विशेषकर खेल में हम चतुर्थ भाव को ही देते हैं। अब चतुर्थ भाव का स्वामी स्वक्षेत्रीय होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहां पर और इसमें जो गुरु है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी भी है और इसलिए यहां पर स्थिति पाकिस्तान की यहां पर भी स्थिति मजबूत नजर आ रही है। अब अगर कप्तानों की दृष्टि से देखते हैं तो बाबर आजम की वृष राशि है और कैन विलियम जो है वहां न्यूजीलैंड के कप्तान उनकी राशि मिथुन बन रही है। तो कैन विलियम का चंद्रमा जो है उस दिन द्वादश भाव में है और बाबर आजम का चंद्रमा अपने लग्न स्थान पर है यानी प्रथम भाव में है। तो वैसे तो दोनों ही चंद्रमा अपनी कमजोर स्थिति में हैं दोनों कप्तानों के, लेकिन अगर ये कंपैरिजन किया जाए तो केन विलियम्स के मुकाबले में बाबर आजम की स्थिति अच्छी नजर आती है। तो मित्रों, ज्योतिष गोचर गणना के हिसाब से हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान की जीत होगी और न्यूजीलैंड जो है वो पराजय स्वीकार करेगा। इसी के साथ हम ये अपना वीडियो पूरा करते हैं और आशा करते हैं कि माता की कृपा से ये भविष्यवाणी भी सही होगी और फिर मिलेंगे। जय माता दी।